हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से है ना? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों की एक नई क्लास की शुरुआत होने वाली है और उसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी की, उस एनसीईआरटी में जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जिसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, उसे ही आज हम लोग प्रिपेयर करेंगे और बहुत अच्छी तरह से हम लोग उनके क्वेश्चंस को, सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। और आप लोगों को वाकई में बहुत मजा आएगा और बहुत आसान लगेगा आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद। बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपको इस तरह के क्वेश्चंस टिपिकल लगेंगे। क्लियर है ना? तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से एंड तक देखें। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक के क्वेश्चन करेंगे। 1 2 3 4 5 ये 5 ही क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को ध्यान देने में और आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो और बहुत मदद मिले। तो चलते हैं और शुरुआत में देखते हैं कि हमें वो कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनकी जरूरत पड़ने वाली है आज की क्लास में। पहले जरा सा उस पर एक झलक देखते हैं और उनको अभी देखते हैं कि क्या हम लोगों को चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप बुक लें, खरीदें जाकर स्टोर से। बहुत ही कम कीमत में इसे आप ले सकते हैं। सेकेंड हैंड इन किताबों के सेकेंड हैंड भी मिल जाते हैं, तो आप इनकी सेकेंड हैंड ले लीजिए ना। आप सेकेंड हैंड ले लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं कि आप फर्स्ट हैंड से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नहीं। सेकेंड हैंड ले लो या फिर आप किसी फ्रेंड से जाकर ले लो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन आपके पास किताब होनी चाहिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम लोगों को यह देखना है कि क्या चाहिए हमें इस चैप्टर में, क्या चाहिए हमें इस चैप्टर में। तो देखें आप, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जरूरत पड़ने वाली है। इसके साथ ही साथ साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इन वैल्यूज ऑफ साइन 45 भी है ना, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। इन स्टैंडर्ड एंगल्स के भी हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली, इनकी वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, आप इसे पेज नंबर 45 ना, पेज नंबर 45 कह रहा हूं मैं, पेज नंबर 185। आप पेज नंबर 185 पे जाकर देखें, इनके जितनी भी रेशियोज हैं, ये जो वैल्यूज हैं एंगल की, वो सभी की सभी वैल्यूज हमें यहां पे दी हुई हैं। 185, 185, 83, 84, 85, हाँ यहां पे दी हुई है सारी की सारी वैल्यूज। ठीक है ना? तो आप इन्हें लिखेंगे, साइन की वैल्यूज, फिर इसी तरह से कॉस की वैल्यूज, इसी तरह से tan की वैल्यूज। इन सभी वैल्यूज को आप लोगों को क्या करना है, मालूम करना है। साइन 0 डिग्री, इसी तरह से cos 0 डिग्री, इसी तरह से tan 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये साइन का रिवर्स होता है। इसी तरह से अगर cos 30 डिग्री की वैल्यू आप निकालेंगे, cos 30 डिग्री की, तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वही cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी। साइन 45 की जो वैल्यू है वही cos 45 की वैल्यू होगी, cos 45 की। और यही इसी तरह से साइन 60 की जो वैल्यू है, साइन 60 की जो वैल्यू नहीं, साइन यहाँ पे जो 30 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू होगी। इसी तरह से जो साइन 0 की वैल्यू है वो cos 90 की वैल्यू होगी। आगे नहीं ये बात समझ में? अब tan 0 की अगर बात करते हैं तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3। tan 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? tan 90 की वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड, है ना, अनडिफाइंड। आगे ये बात समझ में? ठीक है।
अब यहां से इन सारी वैल्यूज को आप क्या करेंगे, नोट कर लें एक तरफ। ये p बाई एच साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाई एच और tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b। ये सब क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, बेस है। परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, बेस है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस कहां हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोगों के राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका आगे नहीं ये बात समझ में, ठीक है। जो कि यहां पे हम लोगों का ये हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज, ये हम लोगों की परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। और ये हम लोगों का क्या है, बेस है, ठीक है। ये हम लोगों का बेस है, जिसे हम लोग इसे P से, इसे H से और इसे स्मॉल b से डिनोट करते हैं। आगे नहीं ये बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद और भी इसमें जो एक दो बातें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन या डिस्पर्शन है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, 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 एंगल ऑफ डिप्रेशन। आगे ये बात समझ में, इन दोनों की हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है और इसकी जरूरत तो बड़ी कम है, ज्यादा तो इसकी जरूरत नहीं है। जो सबसे मोस्ट ऑफ दी जो हम लोगों के यहाँ पे जो जरूरत जिसकी पड़ने वाली है, जिसकी नीड होने वाली है, वो हम लोगों का ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कहते किसे हैं, मान लो यहां पे कोई बंदा क्या है ना, खड़ा है, यहां पे कोई बंदा खड़ा है और ये यहां से यहां कुछ ऊंची जगह पे रखी हुई चीज को क्या करता है, वो देख रहा है। तो ये देख रहा है तो इसकी आंख से, इस तरह से ये अपनी आंख से जब देख रहा है तो एक रे निकल रही है, ऐसे ऐसे ये रे निकल रही है इसकी आंख से, ठीक है। ये इसकी आंख से ये रे निकल रही है और ये किसी न किसी हाइट पर, ये जो चीज है ना, किसी न किसी हाइट पर, ये ग्राउंड से किसी न किसी हाइट पर क्या है, ये चीज रखी हुई है। आगे नहीं ये बात समझ में, यहां पे रखी हुई, मान लो कि यहाँ पे बल्ब ही कहीं पे टंगा हुआ है ना, ये बल्ब ही कहीं पे क्या है, टंगा हुआ है, ठीक है। ये बल्ब टंगा है तो यहाँ पे कोई शख्स खड़ा है, मैं ही खड़ा हूं, आप ही खड़े हैं। तो यहां से अगर आप वहां पे रखे हुए बल्ब को देखेंगे तो आप ऐसे देख रहे हैं, वो बल्ब कहीं ना कहीं यहां से किसी न किसी हाइट पर लगा हुआ है, इस हाइट पे आप देख रहे हैं। तो मेरी आंख से वो एक रे जा रही है उस बल्ब की तरफ, मेरी आंख से एक रे जा रही है उस बल्ब की तरफ, ठीक है ना। अब यहां से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है एक्चुअल में, ये जो आंख है ना, इस आंख से जो ग्राउंड के साथ, इस आंख से ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है, इस आंख से ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे नहीं ये बात समझ में, ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है, फिर से इसे आप समझें। आंख के साथ ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है, उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। तो आप तो कहेंगे कि हजरत यहां ये बताइए आप कि ये जो आंख है, ये आंख तो हमारी यहां है और जमीन वहां है, आंख और जमीन का जो फासला है अपने आप में कुछ हाइट पे है, ठीक है, 5 फीट की हाइट पे है, 4 फीट की हाइट पे है, 5.5 फीट की हाइट पे है आंख और जमीन का फासला। एंगल कैसे बनेगा उसके साथ भाई, कहीं नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप देखें, आप इसे आप देखें, ये आप देखें, ये यहां से अगर आप देखेंगे, ये इसे A B C D मान लीजिए इसे, ठीक है। ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, पॉइंट D है। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। अगर आप रेक्टेंगल को देखें और इसे देखें, इक्वल है, उसी शेप में है ये बात क्लियर हो गई। और रेक्टेंगल के बारे में हम लोगों को ये बात मालूम है कि ये साइड और ये साइड दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये x है तो ये क्या होगा, x हो जाएगा, दोनों ही इक्वल है। और अगर आपका y है तो ये क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हैं। आगे नहीं बात समझ में, यानी ये कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर ये बात मान लीजिए कि ये अगर आपका क्या है, ग्राउंड है, ये अगर अर्थ है तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये भी तो अर्थ है। तो अगर ये अर्थ है, ये अर्थ था तो ये अर्थ हो गया। तो अगर ये अर्थ है तो ये अर्थ आंख से कितनी डिग्री का कोई ना कोई फिर तो एंगल बना रहा है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आंख ग्राउंड से किस तरह से क्या कर रही है, एंगल बना रही है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो इसी का नाम क्या बेटा, इसी का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो गई बात
है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ। तो मान लो ये हमारी एक छत है, हमारी छत है, और छत से हम लोग किसी चीज को नीचे देख रहे हैं। यहां पे मान लो कि बचपन में हम लोग क्या करते हैं कि क्रिकेट खेलते हैं, छत पे कहीं भी क्रिकेट खेल लेते हैं। तो हम लोगों ने छत पे क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तो छत पे जब क्रिकेट खेल रहे थे तो हुआ यह कि हम लोगों ने चूंकि छत से क्रिकेट जब खेला है तो ये रख दिया था, एक रूल रख दिया था, एक रूल बना दिया था कि देखो यार, छत के ऊपर से डायरेक्ट अगर गेंद अगर बाहर जाएगी डायरेक्ट, है ना, तो आपको क्या करना है, वो आपको आउट होना है। ठीक है, वो आपको आउट हो जाना है ना, आपको आउट होना पड़ेगा। तो ये बात हम लोगों ने तय कर ली, ठीक है, रूल बना। लेकिन अब हुआ ये कि मैंने गेंद आपने फेंकी, मैंने उसे टक करके खेला और गेंद बाहर चली गई उड़ के। ठीक है, तो आउट तो मैं हो गया लेकिन बाहर तो चली गई ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, छत से झांकने लगते हैं, देखने लगते हैं उस बॉल को कि कहां गई आखिर। तो जहां भी जाती है, तो यहां पे मान लीजिए कि हम लोग खड़े हैं, यहां पे मान लीजिए कि हम लोग क्या है, खड़े हैं, और यहां से क्या कर रहे हैं ना, गेंद को नीचे की तरफ देख रहे हैं, गेंद को नीचे की तरफ देख रहे हैं। मान लो कि ये हमारी क्या है, गेंद है, तो यहां देख रहे हैं। तो यहां जो इस आंख से जो एंगल बन रहा है ना, एंगल बन रहा है, देखो ये एंगल बन रहा है आंख से। और क्या कहते हैं, आंख से आप इसे ग्राउंड के ही साथ में जोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर आप देख रहे हैं कि इस आंख से ऊपर की तरफ जो है, इस ग्राउंड, ये जो छत है ना, इस छत के साथ जो आंख का जो ये बन रहा है ना, क्या कहते हैं, एंगल बन रहा है ना, वही एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आगे ये बात समझ में, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है। तो यहां पे अगर आप एक बात और जोड़ें इसे, कि हम लोग खड़े कहां है बेटा, हम लोग छत पे खड़े हैं। कहां है हम लोग खड़े, छत पे खड़े। छत कहीं ना कहीं ग्राउंड से किसी न किसी ऊंचाई पर है, ठीक है, कोई ना कोई हाइट है इसकी, ठीक। तो ये हाइट मान लो, ये हाइट मान लो, है ना, ये हाइट आ गई। आगे नहीं बात समझ में। और ये जो गेंद है बेटा, ये जो गेंद है, ये गेंद कहीं ना कहीं इसके फुट से, किसके फुट से बेटा, ये जो आपकी छत का जो पिलर है या जो दीवार है इसकी, इस दीवार से उस जो गेंद की जो दूरी है, कोई ना कोई दूरी होगी, कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे तो एक एंगल तो यहां भी बन रहा है ना, इस जमीन से ये गेंद है ना, इस गेंद को देखो आप, तो यहां पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बना। और एक एंगल बेटा यहां पे बन रहा है, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इसे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन और ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन और ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ना बेटा, ये दोनों की दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, आपस में पैरेलल होंगी। हमारी छत और जमीन पैरेलल होती हैं क्या, हमारी छत को इंक्लाइन कर देते हैं क्या, यानी कि झुका देते हैं क्या, ऐसा तो नहीं है ना कि हमने ये अपना एक घर बनाया, ये घर बनाया और इसको ऐसे ना करके हम अपनी छत को क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। और फिर क्या हम लोग यहां से आना जाना इस तरह से करते हैं, तो हम लोग जब आना जाना करेंगे तो फिर तो कहीं ना कहीं गिरना हो जाएगा हम लोगों का। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, छत को फ्लैट रखते हैं और इस तरह से रखते हैं कि छत और जमीन दोनों पैरेलल हो, है ना, दोनों पैरेलल हो। तो ये जमीन है हमारी और ये हमारी छत है, तो दोनों क्या है, पैरेलल है। अब यहां से इस आंख से, यहां से हम लोग देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं, गेंद को देख रहे हैं। तो यहां से एक रे निकल रही है, गेंद के पास रे निकल रही है। तो ये जो रे निकल के आ रही है ना बेटा, ये जो रे निकल के आ रही है, ये इन दोनों लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है, इन दोनों लाइंस को कट कर रही है, ठीक है ना। यानी कि ये दो पैरेलल लाइंस है और इस पैरेलल लाइन को एक लाइन और आकर क्या कर रही है बच्चा, कट कर रही है, ठीक है। तो अगर कोई टू पैरेलल लाइंस हो और तीसरी लाइन आकर उन दोनों को क्या करती है, कट करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं उसे, हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसवर्सल बन रही है और ट्रांसवर्सल में यहां एक एंगल ये होता है, एक एंगल ये होता है और एक एंगल ये होता है।
दोनों के दोनों अंदर हैं और क्रॉस आप देख रहे होंगे, इधर से इधर देख रहे होंगे आप, ये ऐसे हैं एंगल, ठीक है ना। ये एक इस तरह से एंगल्स बनते हैं और इस तरह से एंगल्स बनते हैं। तो इसे अगर 1 और इसे 2 और इसे 3 और इसे 4 दे दें तो 1 और 2 जो आप देख रहे हैं ना, एंगल 1 और 2, ये एंगल 1 और 2 दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और ये जो 3 और 4 देख रहे हैं, तो एंगल 3 और एंगल 4 जो है ये भी दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। आगे ये बात समझ में? तो यहां से ये जो एंगल 1 है बेटा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के इक्वल होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। आगे नहीं ये बात समझ में? ठीक है। तो अब ये यहां से आप समझें और यहां से आप देखें, ये इसे अगर आप देखेंगे तो ये आपकी ना, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये आपकी कौन सी लाइन है बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये अगर डिप्रेशन है, ये अगर क्या है? डिप्रेशन है, तो ये आपका क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये आपका क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना। तो अगर आप इसे देखेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। कैसे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? क्योंकि ये और ये लाइंस क्या है? आपस में पैरेलल है और ये आपकी जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल बना रही है। तो ये एंगल अंदर में है और ये भी एंगल क्या है? अंदर में है, दोनों के दोनों ऑल्टरनेट हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हम कहेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से क्या करें? नोट कर लें, ठीक है ना, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। तो जहां भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दे देगा उसके जस्ट कॉर्नर पे आप यहां पे देखेंगे वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा होगा। वैसे आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को। सही है। तो चलते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। ये तीनों की तीनों बातें इस चैप्टर में रामबाण का काम करेंगी, तो इसीलिए इनको जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी था।